हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का, उसी का सॉल्यूशन वीडियो लेके आए हैं। तो यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ ही फार्माकोलॉजी के यूनिट 1 के सॉल्यूशन वीडियो भी आपको अवेलेबल करवा दिया था, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। तो हम इस वीडियो में यूनिट 2 का कवर करेंगे। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में जो भी यूनिट 2 से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे यहीं से बनेंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि मिसिंग है यूनिट 2 से, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको लास्ट ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि वो आए हुआ है और मैंने मेंशन नहीं किया, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर पिछले अब तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनिट 2 जो है ना, वहाँ से आपको जो है वो वैसोडायलेटर्स के क्लासिफिकेशन और साथ ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि नाइट्रेट्स का पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है इस क्वेश्चन को। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि इसका क्लासिफिकेशन करो और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और साथ ही SAR भी आ जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डायरेटिक्स के ऊपर, और डायरेटिक्स से तो कंफर्म आपको देखने को मिलेगा ही, चाहे वो सभी डायरेटिक्स का पूछ ले या फिर किसी एक पर्टिकुलर डायरेटिक्स का वो पूछे। तो यहाँ पे देख सकते हो, क्लासीफाई करो डायरेटिक्स विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जो कि अगेन ये डायरेटिक्स के ही अंदर आते हैं और इन्हीं का जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन SAR पूछा जा सकता है। इसके अलावा लूप डायरेटिक्स अगेन डायरेटिक्स के ही अंदर आता है। तो सभी डायरेटिक्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साथ ही फ्यूरेसेमाइड का सिंथेसिस पूछा गया है। जो लास्ट क्वेश्चन इसमें है वो है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में। ऑलरेडी फार्माकोलॉजी के अंदर करवा दिया था, तो सेम वही है जो ऑलरेडी आपने वहाँ पे पढ़ा, वो यहाँ पे भी वही है। बस यहाँ पे कि आपको स्ट्रक्चर शो करने पड़ते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। और यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सिंथेसिस मिथाइल डोपा का आ जाता है या फिर मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड का आ जाता है। तो अगर आपने मिथाइल डोपा बना रखा है तो मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड बनाने में दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है, बस एक स्टेप का डिफरेंस है, अभी मैं आपको बता दूंगा। और समटाइम्स यहाँ पे देख सकते हो और जो सिंथेसिस और भी पूछे जा सकते हैं एसिटाजोलामाइड, जो कि रेयर आ जाते हैं, जैसे कि 1-2 साल छोड़ के पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चनों को भी। क्लोरथाइजाइड और नाइट्रोग्लिसरीन, अगर आप चाहते हो कोई भी क्वेश्चन आपका ना मिस हो तो आपको बस ये सारे क्वेश्चन कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे आपका एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा वैसोडायलेटर्स के बारे में। वैसोडायलेटर्स आखिर होता क्या है? तो जो हमारे ये वेसल्स होते हैं जो कैरी करते हैं ब्लड को, तो ये ब्लड जो फ्लो हो रहा है, तो वैसोडायलेटर्स इस पे जब काम करते हैं तो ये वेसल्स को डायलेट करते हैं। तो ये कब काम आते हैं? जब हाई BP वाले कंडीशन, आप समझ ही सकते हो, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है उस टाइम पे जो है ब्लड वेसल्स तेज़ी से ब्लड को फ्लो करवाते हैं। और तो यहाँ पे जो हमारे वैसोडायलेटर से काम आते हैं ताकि इजी ब्लड फ्लो हो, जब ये वेसल्स बढ़ जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। इसके अंदर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स के अंदर शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, और इसमें जो ड्रग्स है वो ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट और साथ ही आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जब आप सबलिंगुअली दोगे ना, तब ये शॉर्ट एक्टिंग करते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है एक तरीके से। और यहाँ पे जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, इसका हम लॉन्ग एक्टिंग भी यूज़ करते हैं, बट वो ओरली होता है। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं एक और ड्रग है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। नाइट्राइट्स के अंदर सोडियम नाइट्राइट, अमाइल नाइट्राइट और नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम। आपको कुछ स्ट्रक्चर भी शो करना होगा। आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर शो करोगे तो वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लिमिटेड एटलीस्ट 3 से 4 आप कर दो। अगर छोटे छोटे हैं वो स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे, इसलिए मैंने 4 शो कर दिए थे। अगर कोई बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 स्ट्रक्चर शो करने पड़ेंगे। तो यह आप बना लीजिएगा। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम का है, सोडियम नाइट्राइट और एमाइल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट है वो। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे कि आपको बताया था, वैसोडायलेटर्स का एक तो काम ये है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो कैसे काम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल तौर पे नाइट्रेट्स का हम देख रहे हैं। नाइट्रेट्स को जब भी लिया जाता है ना, तो वो हमारे वेस्कुलर स्मूथ मसल को क्रॉस करते हुए अंदर एंट्री लेंगे सेल के और नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। बट यहाँ पे जो एक एंजाइम लगेगा ना, वो ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज। तो ये आप पेन पेंसिल हो तो लिख लीजिएगा।
और जैसे ही अंदर आ जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड तो ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट किसको करता है? वो गुआनिलिल साइक्लेज। गुआनिलिल साइक्लेज का काम ही होता है कि जितने भी सेल के अंदर जीटीपी है ना, सीजीएमपी में कन्वर्ट करो, जीटीपी से सीजीएमपी में कन्वर्ट करो, इसका लेवल हाई कर दो। जैसे ही सीजीएमपी का लेवल हाई होगा ये दो काम करेगा, एक तो डिक्रीज कर देता है साइटोसोलिक कैल्शियम के लेवल को जिससे कॉन्ट्रैक्शन ना हो, और एक तो डीफॉस्फोराइलेशन कर देता है प्रोटीन काइनेज से जिसका एक्टिंग मायोसिन इंट्रैक्शन अच्छे से ना हो पाए। अब एक्टिंग मायोसिन इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? और यहाँ पे कैल्शियम का लेवल को ये बंद कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है साइटोसोल वाले रीजन से। कैसे डिक्रीज कर रहा है? तो ये प्रिवेंट कर रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ताकि वहाँ से ना निकले। अब यहाँ पे देख सकते हो, और इसके अलावा इनफ्लक्स की जगह ईफ्लक्स करवा रहा है, इंक्रीज करवा रहा है ईफ्लक्स, जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? रिलैक्सेशन मिलेगा हमें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजेस के बारे में। इनका यूज़ कब कब किया जाता है? एंजाइना पेक्टोरस, और जैसे कि लेफ्ट चेस्ट पेन में आप कर सकते हो, और हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हाइपरटेंशन में। बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का तो ऑलरेडी मैंने आपको फार्माकोलॉजी में सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपको शो किया था। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एंटी हाइपरटेंसिव में, तो उसमें भी आपको कुछ इस तरीके से आपको इसका क्लासिफिकेशन डालना है। जैसे 1,4-डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव्स के अंदर एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फिलोडिपिन आता है ड्रग्स, और डाइफेनाइल एल्काइलामीन डेरिवेटिव्स के अंदर विरापामिल आता है, बेंजोथाइजिपिन डेरिवेटिव्स के अंदर डिल्टियाजम आता है। तो थोड़ा बहुत आप ध्यान दोगे ना तो ये सब कुछ एकदम ईजिली हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है। और इसको मेरे पीडीएफ से मत पढ़िएगा, एक बार अपने हैंड रिटन से लिख लीजिएगा। एक बार लिख लोगे ना तो वो ऑलरेडी दिमाग में छप जाता है, और स्ट्रक्चर बिना बनाए हुए तो इम्पॉसिबल है याद रखना। तो स्ट्रक्चर का प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर थे सबसे सिंपल जो स्ट्रक्चर थे वो ये रहे, निफेडिपिन का, डेल्टियाजम का। बाकी के स्ट्रक्चर्स और भी इससे डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 शो कर रखे हैं, एटलीस्ट ये 2 बना लीजिएगा। एसएआर के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का पूछ ले या फिर 1,4-डाईहाइड्रोपायरिडिन्स का पूछ ले तो आपको यही बनाना है। तो यहाँ पे 1,4-डाईहाइड्रोपायरिडिन्स का मैंने यहाँ पे एक जो है जनरल स्ट्रक्चर बना रखा है। अब इसमें जो अटैचमेंट चलेगा उसी से एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन ये सब बनेंगे, बट ये जो जनरल स्ट्रक्चर है ना इसके ऊपर आते हैं और इसी का हमें एसएआर बताना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में, तो आपको यहाँ पे एक कंपाउंड दिख रहा है एक्स, और यहाँ इसके जो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दोगे ना तो बहुत ही अच्छा एक्टिविटी करेगा। ऑर्थो मेटा कौन सा पोजीशन है? तो एक ये वाला जो है ये ऑर्थो है, ये वाला मेटा है, ये ऊपर नीचे ये पैरा होते हैं। तो ऑर्थो और मेटा वाला पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दो तो बहुत ही अच्छा एक्टिविटी। और फिनाइल की रिंग इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि देख ही रहे हो फिनाइल की रिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब आते हैं नीचे वाले स्ट्रक्चर में। इसमें जो आप देख रहे हो C3 C5 पे ईस्टर ग्रुप चाहिए ऑप्टिमल एक्टिविटी के लिए, मतलब एटलीस्ट वो अपना एक्टिविटी दिखाए, उसके लिए C3 C5 पे ईस्टर ग्रुप यानी RCOOR ये चाहिए हमें। तो जो आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इधर से भी आप जोड़ गए तो फर्स्ट, सेकेंड और ये वाला है ये थर्ड है, तो ये थर्ड और ये फिफ्थ। अगर आप ऐसे करोगे तो ये थर्ड हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा। थर्ड फिफ्थ पे ईस्टर ग्रुप होना चाहिए। और यहाँ पे बात करें, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना R1 पे, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दोगे तो एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। N को सब्सटीट्यूट बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो रिड्यूस हो जाएगी एक्टिविटी और एबॉलिश भी हो सकता है। सो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है L टाइप कैल्शियम चैनल्स जो कि हमारे हार्ट वाले रीजन पे होते हैं। जो L टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो सिर्फ हमारे कार्डियक सेल पे मिलते हैं, जो कि हमारा हार्ट वाला रीजन होता है। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वाली, एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, निफेडिपिन, ये कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है, रोक देने का काम करती है। अगर ये रोक देंगे तो कैल्शियम एंटर नहीं कर पाएगा। पहले क्या हो रहा था, कैल्शियम एंट्री हो रहा था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जा रहा था, वहाँ पे स्टोर हो रहा था। उसके बाद जो है एक्टिंग मायोसिन का इंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ से रिलीज होने के बाद एक्टिंग मायोसिन इंट्रैक्ट होंगे, जब ये कैल्शियम यहाँ से रिलीज होंगे तो, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसी को रोकने के लिए जो है वो चैनल्स पर डायरेक्ट कैल्शियम को ही रोक दिया जाता है। एंट्री नहीं होगी तो आगे चल के कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। डायरेटिक्स के बारे में आते हैं। डायरेटिक्स का जब भी आप दिमाग में सुनोगे डायरेटिक्स तो दिमाग में आना चाहिए कि ये
सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट आउट करता है हमारे बॉडी से। वाटर जो होता है शरीर में पानी, उसको इंक्रीज कर देंगे एक्सक्रीशन को, एक्सक्रीशन, और साथ ही सोडियम लेवल को। कैसे करेंगे वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बस इतना दिमाग में आपके रहना ही चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स, जो कि इसके टोटल 4 साइट आप देख सकते हो, साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4। साइट 1 में कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, एग्जांपल पढ़ सकते हो एसिटाजोलामाइड, मीथाजोलामाइड। इसी तरीके से लूप डायरेटिक्स, जिसको हम हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी बोलते हैं, और ये साइट 2 है। इसके अंदर फ्यूरासमाइड और ब्यूमेटेनाइड। बात करें साइट 3, जो कि थायजाइड है, और क्लोरथाइजाइड और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। साइट 4 में जो आते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, एम्लोराइड और स्पिनोलालेक्टोन। बात करें एक एक का, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये सभी के सभी क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे ये चारों ड्रग्स है, 1, 2, 3 और ये 4, इसके अंदर ड्रग्स आते हैं। ये क्लासेस हैं इसके अंदर ड्रग्स आने का। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हैं, वो ये यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, पीसीटी वाले रीजन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे वो काम करते हैं कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस यहाँ पे एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या करता है, सोडियम को हो गया, बाइकार्बोनेट को हो गया, ये बाहर ले जाने के लिए, बाहर जाना चाहिए ना, जब यहाँ पे किडनी वाले इसमें आ चुका है, नेफ्रॉन में आ चुका है, तो ये एंजाइम जो थे कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो यहाँ से उन सोडियम को वापस भेज देते थे। जैसे ही वो यहाँ से फिल्ट्रेशन होते हुए इसके अंदर एंटर करते थे, उसके बाद ये पीसीटी वाले यहाँ पर रीजन से वो अंदर की साइड बॉडी में अगेन भेज देते थे सोडियम को, बाइकार्बोनेट को, पोटेशियम को। इस तरीके से बार बार वो बाहर चले जा रहे थे, मतलब कि वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो हमारे ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है, इनका काम है कि उस एंजाइम को इनहिबिट करो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को, और जो अब इनहिबिट कर देंगे तो वो बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा यूरिन के थ्रू। बस यही हमारा डायरेटिक्स का काम है। लूप डायरेटिक्स यहाँ पे काम करते हैं, थायजाइड्स यहाँ पे काम करते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग यहाँ पे काम करते हैं। आप देख लो, सबका अपना अपना जगह होता है और सबका काम वही होता है, वाटर और सोडियम के लेवल को निकालना। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एक एक करके। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे थे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को, जिसकी वजह से सोडियम, पोटेशियम और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को निकाल रहे हैं। वहीं पे लूप या हाई सीलिंग डायरेटिक्स जो होते हैं, ये सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड को बाहर निकाल रहे हैं, यानी रीएब्जॉर्प्शन को रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं कि रीएब्जॉर्ब दोबारा ना हो, ये निकल जाए। कहाँ से, असेंडिंग लिम्ब से। और ये किस पे काम करते हैं, सिम्पोर्टर्स पे काम करते हैं। आपने सुना होगा ना सिम्पोर्टर्स, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, जो कि 11th में ऑलरेडी पढ़ा होगा आपने 11th क्लास के अंदर, कि वो एक टाइम पे एक मॉलिक्यूल्स को ले जाने का काम करते हैं, फिर दोबारा आकर दोबारा मॉलिक्यूल्स को ले जाते हैं, तो वो यही सिम्पोर्टर्स वहाँ पे काम करते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि थायजाइड डायरेटिक्स ये भी काम वही करते हैं जो ऑलरेडी बाकी के करते थे, कि डीसीटी वाले रीजन से जो सोडियम है और क्लोराइड है, इसको बाहर निकालो, एक्सक्रीट आउट करो, एब्जॉर्प्शन को रोको। पोटेशियम स्पेरिंग के बारे में बात करें ना, इसमें 2 ड्रग आते हैं, एमिलोराइड और स्पिरोनालेक्टोन। एमिलोराइड जो है कि सोडियम चैनल्स को रोकने का काम करता है, इसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एक्सक्रीशन होता है। स्पिरोनालेक्टोन जो है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। एल्डोस्टेरोन जो है वो अगर सिक्रेट नहीं होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो रिटेंशन नहीं होगा सोडियम का। क्या होता है, सोडियम का रिटेंशन, यानी जमा होने की वजह से बीपी हाई हो रहा था, बट ये क्या कर रहा है, एंटागोनिस्ट है, तो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो फिर एल्डोस्टेरोन अगर नहीं आएगा तो रिटेंशन नहीं होगा, उसकी वजह से एक्सक्रीशन हो जाएगा सोडियम का, बाहर निकल जाएगा सोडियम बॉडी से। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स के अंदर जो ड्रग्स आते हैं, सीटाजोलामाइड और डाइक्लोफेनामाइड आते हैं इसके अंदर। और ये 4th क्वेश्चन है जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स के बारे में पूछा गया था, तो देख लेते हैं। और साथ ही इसका वो भी SAR भी तो आपको पढ़ना है, तो देख लेते हैं। जो है ये साइट 1 डायरेटिक्स है। जितना आप सिंपल बताओगे ना आंसर में, उतना अच्छा आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होते हैं, ये डराइव होते हैं सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल से। इसी वजह से इनके पास जो है वो सल्फामॉइल ग्रुप होता है अनसब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में, मतलब इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये अटैच होता है रिंग के साथ, बट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है।
और जब भी आप देख लो कि सल्फामॉइल ग्रुप प्रेजेंट है, आप समझिए वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स ड्रग्स हैं। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है, ये दो तरह के देखा गया है कि इनके पास कंपाउंड होता है। एक तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है या फिर बेंजीन रिंग होता है, जो अटैच होता है सल्फामॉइल ग्रुप से। अब जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग अगर अटैच होता है सल्फामॉइल ग्रुप से, तो उनको हम बोलते हैं सिंपल हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड। बट वहीं पे जो बेंजीन रिंग अगर अटैच होता है सल्फामॉइल ग्रुप से, तो मेटा डाइसल्फामॉइल बेंजीन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक्सक्रीशन करने का काम करते हैं सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट का। और एडवर्स इफेक्ट पढ़ सकते हो, यूजेस पढ़ सकते हैं। एससीआर पे आते हैं। एससीआर सबसे पहले सिंपल हेट्रोसाइक्लिक सल्फामाइड का पढ़ लेते हैं, और जिसके अंदर एग्जाम्पल में एसिटाजोलामाइड आता है। और इसका सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स आता है, बट आता है ना, तो इस वजह से इसको हम सिंथेसिस को लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये सल्फामॉइल ग्रुप है। अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन आप कर दोगे तो समझो कि उसका एक्टिविटी ख़त्म। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये है एसिटामाइड। पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे। और इस रिंग के अंदर अगर आप अटैच कर दो एक मिथाइल का ग्रुप CH3 ऐड कर दोगे, तो वो मिथाजोलामाइड बन जाएगा। बात करते हैं जो सल्फामॉइल नाइट्रोजन एटम्स मस्ट बी अनसब्स्टिट्यूटेड। सल्फामॉइल में जो N एटम है, नाइट्रोजन एटम है, वो अनसब्स्टिट्यूट होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मिथाइल ग्रुप में करेंगे, जो कि रिंग हमारा नाइट्रोजन का होगा, तो वो बन जाएगा यहाँ से मीठा जोलामाइड, जिसका एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम एक्टिविटी हम बोल सकते हैं। SAR जो मेटा डाइसल्फामॉइल बेंजीन है, इसके बारे में बात करें, इसके अंदर जो आप यहाँ पे देख सकते हो 1,3 डाइसल्फामॉइल बेंजीन है, जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। जब इसके में हम क्लोरीन का अटैचमेंट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, तब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा, और इसका नाम है डाइक्लोरफेनामाइड, जो कि एक एक्टिव फॉर्म में है। अब यहाँ पे भी आपको सल्फामॉइल का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ग्रुप, और ऊपर Cl के ग्रुप्स, और बीच में रिंग जो कि बेंजीन रिंग है। यहाँ पे क्या होगा, जब मैक्सिमम एक्टिविटी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैक्सिमम डायरेटिक्स एक्टिविटी कब होगा, जब पोजीशन 4 पे Cl Br CF3 या NO2 जाके आकर के अटैच होंगे तब। और अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए सल्फामॉइल मॉइटी एट पोजीशन 3 इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। यानी पोजीशन 3 जो होता है वहाँ पे सल्फामॉइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, अदरवाइज एक्टिविटी जो है वो डिमोलिश हो जाएगा। लूप डायरेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, और इन्हीं को हाई सीलिंग डायरेटिक्स से बोला जाता है। इसके अंदर फ्यूरोसमाइड ब्यूमेटानाइड आते हैं। अब बात कर रहे हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फ्यूरोसमाइड का आया था क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म कह रहा हूँ, सिंथेसिस। जब भी आप सिंथेसिस बनाओ तो आपको पास जो उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है उसको पहले बनाना है। फ्यूरोसमाइड का बना रहे हो तो फ्यूरोसमाइड का एक स्ट्रक्चर पहले ही आप बना दो। अब बनाने के बाद जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ से अब आपको याद करना है कि इस स्ट्रक्चर में मैंने स्टार्टिंग का वो प्रोडक्ट कौन सा है कि जो मैंने ले करके स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपने स्ट्रक्चर बना रखा होगा तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ एटलीस्ट ये वाला पोजीशन था और इसमें क्या क्या अटैचमेंट था, वो धीरे धीरे आपके माइंड में आएगा कि 2,4 पोजीशन पर डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड है, यानी 2 और 4 पोजीशन पे आपको Cl ग्रुप देखने को मिल जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिल जाएगा बेंजीन के अंदर। तो आपको थोड़ा इस स्ट्रक्चर से ध्यान आ जाएगा। उसके बाद Cl SO2 OH और NH3 से जब रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सल्फामॉइल जो मॉइटी है वो आकर के अटैच हो जाता है। और इसके बाद जो एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर से करेंगे NaSCO3 और साथ ही यहाँ पे इस रिंग से जो कि है यहाँ पे देख सकते हो, इसी को मैंने यहाँ पे एनलार्ज कर रखा है H2NCH2। तो फाइनली हमारा फ्यूरोसमाइड बन जाएगा। और बीच में इन सब का नाम लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट और एंड प्रोडक्ट का नेम लिखना इम्पोर्टेंट है। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में मैंने करवा रखा है, अगर आप वो वाला यहाँ पे पूरा छाप दोगे तो बहुत ही बेटर है। होता क्या है सबसे पहले वो समझते हैं। हाइपरटेंशन एक कंडीशन होता है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। हाई का मतलब जो हमारा आपका हार्ट है और ये हमारे आर्टरीज है, जब यहाँ से ब्लड फ्लो होगा तो वो कितनी स्पीड में है। तो हाइपरटेंशन एक कंडीशन होता है, बहुत तेज़ी से यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है हार्ट से आर्टरीज में।
और जब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये जो प्रेशर होता है हार्ट से निकल के ब्लड वेसल्स में, इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, जो कि नॉर्मली 120 होता था और अब जाकर के देखा जाता है कि 140 तक होता है। अगर 140 से ऊपर जा रहा है दैट मीन्स उसको हाइपरटेंशन है। वहीं पर रिलैक्स कंडीशन में जो प्रेशर जा रहा है ना, उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं, डायास्टोलिक। और ये जो होता है ये 80 होता था और अब 90 है, 90 से ऊपर जाएगा तब हम बोलेंगे हाइपरटेंशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो यही सारी बातें लिखी हुई है। और इनके ड्रग्स का अगर आपको याद रखना हो तो कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, बट आपको अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में उसी तरीके से लिखना है। और बाकी आप डायरेटिक्स से भी उसी तरीके से लिख सकते हो, साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4 करके। बाकी यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर याद करने का, स्ट्रक्चर तो बनाओगे। ड्रग्स का नेम याद रखने के A3B2C-DV। A3 के अंदर एस इनिबिटर्स, जिसके अंदर प्रिल आते हैं, कैप्टोप्रिल, रैमीप्रिल, ये एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर जिसको AG2 ब्लॉकर भी बोला जाता है। इसमें जार्टन वाले ड्रग्स आते हैं। अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में ओसिन वाले आते हैं। बीटा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में ओलोल आते हैं। और अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में लेविटोल और कार्बिडोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डायरेटिक्स ऑलरेडी अभी मैंने आपको करवाया था, तो वहीं से ये लिखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है बीपी हाई, तो उसका यहाँ पे शो कर रखा है। तो किडनी से निकला रेनिन, और यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 जो है वो इसको रेनिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में बाई हेल्प ऑफ एंजाइम ACE। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है AG1 को AG2 में कन्वर्ट कर रहा है। सॉरी, थोड़ा सा नॉइज हो रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हो जैसे AG1 से AG2 में कन्वर्ट होता है ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से, तो क्या होता है AG2 का काम है कि सिस्टमिक वैसो कंस्ट्रिक्शन कर दो। सिस्टमिक वैसो कंस्ट्रिक्शन यानी वेसल्स को पतला कर दो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ऐसी तेजी से हो जाए, या सिक्रेट कर दो एल्डोस्टेरोन को। ये अगर सिक्रेट होता है तो स्टिमुलेट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और रिटेंशन हो जाता है सोडियम का, जिसकी वजह से अब हमारे जो ये ब्लड वेसल्स थे इसमें सोडियम जमा हो गया, तो तेज़ी से फ्लो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो जाम हो चुका है। जो नॉर्मल ब्लड फ्लो रहता है उसमें अब तेज़ी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो हम जो है वो ड्रग्स अलग अलग देते हैं। और रेनिन को इनिबिट करवाते हैं एलिस्क्रिन से, रेनिन इनिबिटर से। एस को यहाँ पे प्रिल वाले एस इनिबिटर से। AG2 को AG2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको AG2 ब्लॉकर भी बोलते हैं, उससे, जो कि जार्टन वाले ड्रग्स आते हैं। और रिटेंशन जो हो रहा है सोडियम का, इसको हम जो है वो डायरेटिक से ट्रीट करते हैं। इसलिए तो बोला जाता है डॉक्टर्स कि नमक कम खाना चाहिए। और बाकी कैल्शियम भी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इस वजह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिया जाता है। तो इसमें रोल नहीं था, इस वजह से यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का नहीं लिखा हुआ है। अब आते हैं सिंथेसिस, जो कि समटाइम्स आस्क वाले क्वेश्चन थे। एक तो मिथाइल डोपा आते हैं, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। बाकी के क्वेश्चन थे ये रहे समटाइम आस्क वाले क्वेश्चन, जो कि हमेशा नहीं आते हैं, बट ये जो क्वेश्चन आपको अब तक मैंने करवाए मिथाइल डोपा तक हर बार आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आए हुए हैं। सबसे पहले आपको मिथाइल डोपा का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो मिथाइल डोपा ये वाला है। तो मिथाइल डोपा का आपको अच्छे से याद रखना है, ये स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये याद होगा तो आप जो है वो अपने स्टार्टिंग प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर आपको ये याद है तो सिंपल सा जो है 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल एसीटोन। तो एसीटोन ये रहा, फिनाइल ग्रुप ये रहा, चौथे और तीसरा पोजीशन पे आपको अटैचमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं, इसको जो है वो NH4Cl और KCN से रिएक्ट करवाना है, तब आपका एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ से जो है वो CH3 हट चुका है, और यहाँ पे जो है वो CN आ चुका है, और ऊपर NH2CH3 जो है वो आ चुके हैं। उसके बाद H2SO4 से करवाना है, और इस स्टेप के बाद क्या होता है, L आइसोमर के थ्रू जो है वो कैम्फोर सल्फोनिक एसिड जो है वो सेपरेशन होता है। उसके बाद फाइनली मिथाइल डोपा बन जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा मिथाइल डोपा तक, तो यहाँ तक बनाओ। अगर वो पूछता है मिथाइल डोपेट तक बनाने के लिए, तब आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 और C2H5O से आपको रिएक्ट करवाना है, और फाइनली लास्ट में अटैच कर देना है COO C2H5, जो कि हमारा यहाँ से अटैच हो गया। और अटैच होने के बाद
क्या करना है, HCl से आप रिएक्ट करवा दो इस स्ट्रक्चर को और फाइनली मिथाइल टोपेट हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म हो चुका है। समटाइम आस्क वाले क्वेश्चन में है एसिटाजोलामाइड, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रेट को लेंगे और साथ ही H2O NH4 HCN को लेंगे तो आपका इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद फॉस्फेन साइक्लाइजेशन के थ्रू एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एसिलेशन करेंगे और यहाँ पे CH3COCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, HCl आपको बाहर निकलेगा जिसकी वजह से एक और इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इसका ऑक्सीडेशन और एक्वस Cl2 से रिएक्ट करेंगे तो एक और इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, NH3 से रिएक्ट करके फाइनली एसिटाजोलामाइड फॉर्म होगा। तो एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन होने के बाद आपको ये क्वेश्चन पे ध्यान रखना है एसिटाजोलामाइड के ऊपर। बात करें इसके बाद एक क्लोरथाइजाइड है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन तो छोटा सा है। क्लोरथाइजाइड में M मेटा पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप होगा और एनिलीन का स्ट्रक्चर होगा, यानी NH2 बेंजीन जिसको एनिलीन कहते हैं, और Cl ग्रुप जो कि मेटा पोजीशन पर होगा। इसको रिएक्ट करवाना है 2ClSO2OH और क्लोरोसल्फोनिक एसिड से, जिससे आपका इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। इसमें SO2Cl आकर के यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज हमने 2 लिए थे ना यहाँ पे SO2, यहाँ पे देख लो 2 कंपाउंड लिए हैं क्लोरीन का SO2OH का, तो इसी वजह से यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब 2 NH3 ले रहे हैं और 2 HCl ले रहे हैं, तो हमारा जो है यहाँ पे एक और जो है वो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो साइक्लाइजेशन इसी का होता है और फॉर्मिक एसिड HCOH से रिएक्ट करेंगे तो फाइनली क्लोरथाइजाइड फॉर्म होता है। नाइट्रोग्लिसरीन में CH2OH CHOH CH2OH के साथ 3HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 में करेंगे तो नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्म हो जाएगा। तो ये सिंपल सा था। और कोई भी टॉपिक आपको लगाओ कि इसमें मिसिंग है, मतलब कि ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इस PDF को जब मैं अपलोड करूँगा तो वो क्वेश्चन भी मेंशन कर दूँगा वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा ये सारे के सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।